हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। इससे लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब 3D स्टार्ट करेंगे। 3D और जो वेक्टर है वो एक दूसरे से रिलेटेड ही चैप्टर्स हैं, मतलब वेक्टर्स के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? हम 3D पढ़ रहे हैं। डन। तो 3D स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, देन हम क्या करेंगे, 3D का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो 3D चैप्टर है, इसमें जो आज हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है या है, वो क्या है? हमारा डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोस। बच्चों देखो, जो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोस हैं, ये हमने अगर अच्छे से समझ लिया तो इस पूरे चैप्टर में हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ आती है? डायरेक्शन रेशियोस और डायरेक्शन कोसाइन को समझने में ही आती है। अगर वो हमने अच्छे से कवर अप कर लिया तो फिर हमें इस चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसे स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, या यूँ कहूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैसे 3D में मैं फर्स्ट बात कर लेता हूँ किसकी? डिस्टेंस फॉर्मूला की। ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हम एक बार देख लेते हैं कि 3D में इसको किस तरीके से करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे? जैसे मैंने मान लो एक लाइन सेगमेंट ले लिया, दिस इज A एंड दिस इज B, और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए। लेट जो पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1 और z1, और इसके हो गए x2, y2 और z2। अब देखो ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट। अब मुझे क्या करना है? एक ए बी वेक्टर लिखना है। तो दो पॉइंट से हम क्या करते हैं? एक वेक्टर लिख सकते हैं। हमने वेक्टर ज्योमेट्री में, वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा है। किस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, कि क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट्स में से ये कोऑर्डिनेट माइनस करके आई जे कैप लगा देंगे, मतलब x2 माइनस x1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? दिस इज आई कैप, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? j कैप। ऐसे ही z2 माइनस z1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? k कैप आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है? ये जो ए बी लाइन है, मुझे क्या करना है? इसकी डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालनी है। अभी क्या आ गया? ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब वेक्टर फॉर्म में आ गया तो मतलब यहाँ पे मैं क्या कहूँगा? मुझे क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ से? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। देन ये क्या आ गया मेरे पास? ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ आ गया, या कहूँ कि डिस्टेंस आ गया। और वेक्टर की फॉर्म में कहूँ तो मेरे पास क्या आ गया? इस ए बी वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है। तो अब देखो बच्चों, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि हमने 9th 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। वो क्या होता है? वो भी कुछ इस तरीके से होता है कि मुझे एक लाइन का डिस्टेंस निकालना है, लाइक पी क्यू लाइन का डिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे निकालते थे? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से निकालते थे। आप 3D में ही समझ लो, बस मेरे पास क्या आ गया? एक कंपोनेंट और आ गया विच इज z। तो z यहाँ पे क्या आ जाएगा? z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, एक ये एक्स्ट्रा आ गया। बस आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो ये तो बात हुई किसकी? डिस्टेंस फॉर्मूला की। नेक्स्ट सेकंड बात कर लेते हैं हम किसकी? एक सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला बच्चों हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली बात है, हमने पढ़ रखा है 9th 10th में सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से पढ़ रखा है। तो बस हमें क्या करना है? इसमें केवल एक z ही एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको हम इजीली इस तरीके से लिख सकते हैं कि लेट दिस इज p एंड दिस इज q। इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x1 y1 और z1 हो गए। इसको हम क्या ले लेंगे? x2 y2 और z2 ले लेंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट है r जो इसको किसमें m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। बस अब मुझे क्या करना है? r के कोऑर्डिनेट्स लिखने, तो सिंपली क्या हो जाएगा? यहाँ से कितना आ जाएगा? विच इज m टाइम्स क्या हो जाएगा? पहले x2 प्लस कितना आ जाएगा? n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस n, इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही y के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स कितना आ जाएगा? y1 अपॉन m प्लस n। यहाँ तक तो हम पढ़ते आए हैं अभी तक। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? एक z एक्स्ट्रा आ रहा है, तो बस z के लिए लिख लिया m टाइम्स z2 प्लस n टाइम्स z1 अपॉन m प्लस n। ये आ गया मेरे पास r के कोऑर्डिनेट्स किसमें? 3D में। इस तरीके से निकाल लेंगे हम सिंपली। ये तो किसकी बात होगी? सेक्शन फॉर्मूला की। एक मिड पॉइंट और देख लेते हैं।
थर्ड वन इज क्या देख लेते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट बच्चों हम कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। सिंपली क्या करते हैं, x1 जैसे दो x और x2 है, x1 x2 का मतलब किस तरीके से निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, इस तरीके से मतलब एवरेज निकालते हैं जैसे। तो ऐसे कितना आ जाएगा, x के लिए निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बाई 2, ऐसे ही y1 के लिए निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बाई 2, और z के लिए निकालेंगे तो z1 प्लस z2 बाई 2। डन, ये आ जाएगा मेरे पास मिड पॉइंट। तो अभी तक तो हम किसकी बात कर लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, x सेक्शन फॉर्मूला हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, मिड पॉइंट हो गया। एक लास्ट एक और बात कर लेते हैं, लेट सेंट्रोइड की मैं बात कर लेता हूँ। किसकी? सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, ये भी हम किस तरीके से निकालते हैं, एक तरीके से एवरेज ही निकालते हैं जैसे वैसे ही निकाल रहे हैं। अब क्या है कि मान लो ये वही है मेरे पास, क्या है कहानी वही है कि एक ये ट्राइंगल है ABC, इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, फिर यहाँ पे एक मीडियन, यहाँ से एक मीडियन, और यहाँ से इस पॉइंट से एक मीडियन है। मुझे इस G पॉइंट के क्या निकालने होते हैं, कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। कुछ इसी तरीके से निकालते हैं। तो उस G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और ज्योमेट्री में निकाल रहे हैं, 3D में निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, बस एक z वाला कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, और z नीचे लिख देते हैं तो z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएंगे, सेंट्रोइड आ जाएगा। तो ये तो क्या था, ये कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए 3D के। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का, वो है क्या, डायरेक्शन कोसाइन। वो स्टार्ट करते हैं किससे, डायरेक्शन कोसाइन से। अब देखो बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो एक्चुअल में है क्या। अब देखो, डायरेक्शन और कोसाइन कहने का मतलब क्या है कि इसमें डायरेक्शन भी है और क्या है, कोसाइन भी है। कैसे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कर लिया कि ये 3D फिगर ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं एक OP लाइन सेगमेंट कह लो या OP वेक्टर कह लो, जो भी कह लो, वो ले लेता हूँ। लाइक दिस इज पॉइंट P, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लेता हूँ, x1 y1 और z1, ये ले लिया। कैसे, देखो मैंने क्या किया, ये O पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। लेट दिस पॉइंट इज A, और यहाँ से यहाँ तक गया, इस पॉइंट को क्या लेता हूँ मैं, A बोल देता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, ये जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखा है x1 y1 और z1, ये आया कैसे, देखो किस तरीके से लिखा। मैंने क्या किया, x एक्सिस पे गया इतना, कहाँ तक, x1 डिस्टेंस, यहाँ पे x1 लिखा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवरअप किया, x1 डिस्टेंस कवरअप किया। उसके बाद नेक्स्ट फिर कहाँ से कहाँ तक गया मैं, y एक्सिस पे क्या, कितना डिस्टेंस कवरअप किया, y1 किया। फिर y1 से कहाँ पे आया मैं, z डायरेक्शन में आया, और मैंने कितना z1 डिस्टेंस कवरअप किया। तो उससे मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, x1 y1 z1 ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ये तो बात हो गई कोऑर्डिनेट्स की। अब मैंने क्या किया, इसको O से ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ से आप यूँ समझ लो कि मेरे पास ये OP लाइन सेगमेंट है, या यूँ समझ लो कि OP वेक्टर एक, ठीक है, OP एक वेक्टर है। अब देखो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या करेगा, एंगल बनाएगा, प्लेन में एंगल बनाएगा। प्लेन में एंगल कैसे बनाएगा, देखो क्या है कि जैसे दो वेक्टर्स होते हैं। अब दो वेक्टर्स को मैंने आपको बताया था, उसको इस तरीके से रखो, इस तरीके से रखो, कैसे भी रखो, दो वेक्टर से एक प्लेन ज़रूर पास होगा, एक प्लेन ज़रूर पास होगा। वैसे ही अब आप एक ऐसा प्लेन ले लो जिसमें OP वेक्टर आ रहा है और x एक्सिस आ रहा है। क्या आ रहा है, OP वेक्टर आ रहा है और x एक्सिस आ रहा है। अब देखो एक्चुअल में जो डायरेक्शन कोसाइन मैं आपको बता रहा हूँ वो है क्या। आप यूँ समझो कि यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया, ये जो वेक्टर है ये क्या करेगा, x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ क्या करेगा, एक एंगल बनाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि वो एंगल बनाएगा। लेट वो एंगल क्या होगा, अल्फा बीटा गामा। कहने का मतलब क्या है, x एक्सिस के साथ तो अल्फा एंगल, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल ये बना रहा है, ठीक है। तो अब ये जो एंगल है अल्फा बीटा और गामा, इसके अगर मैं कोसाइन निकालूंगा, क्या निकालूंगा, इसका कोसाइन निकालूंगा, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये निकालूंगा। ये मुझे क्या देंगे, डायरेक्शन देंगे। ये क्या देंगे, डायरेक्शन देंगे। और अब ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा जो आए, इनको मैं क्या बोलूँगा, डायरेक्शन कोसाइन बोलूँगा। अब ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, मुझे बार बार इतना ना लिखना पड़े कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो मैं उसको सिंपली किससे डिनोट कर रहा हूँ,
एल, एम और एन से डिनोट कर रहा हूँ, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आई बात समझ, सिंपल सी। अब वही काम मैं क्या करता हूँ, इस फिगर में आपको एक बार बता देता हूँ। मैंने क्या किया, ये ओबी वेक्टर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा प्लेन बना रहा हूँ जिसमें ओबी वेक्टर आए और एक्स एक्सिस आए। मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार ये जो ओबी वेक्टर है इसको किससे कनेक्ट कर देता हूँ, इससे कनेक्ट कर देता हूँ। तो जब यहाँ से कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे एक ट्राइंगल हो गया, और जब यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 90 डिग्री एंगल आएगा। ये आपको इमेजिन करना होगा। यहाँ पे कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री एंगल आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, एक ट्राइंगल ले लिया OPA। ये आपको थोड़ा सा विजुअलाइजिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो आप यूँ समझ लो कि मैंने P से इसको ज्वाइन किया यहाँ से ऊपर की तरफ, तो यहाँ से ये 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। आप इसको यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हो। तो अब मैं किसकी बात करता हूँ, इसकी। तो ये जो अब देखो इस वाले ट्राइंगल में कि OPA, ठीक है, क्या है OPA। अब ये जो OP वेक्टर वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। और क्या है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो अब इसमें देखो एक्स एक्सिस के साथ कितना हो गया, ये अल्फा एंगल। और ऐसे ही OP वेक्टर जो है मैं कह रहा हूँ कि जो y एक्सिस के साथ है। अब देखो ये दो प्लेन अलग अलग हो गए। देखो ट्राइंगल क्या है, एक प्लेन में आते हैं, एक प्लेन है। तो OPA ये एक प्लेन हो गया, OPY ये, चलो y यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, चलो B ले लिया, OPB ये एक प्लेन हो गया। ये दोनों बच्चों अलग अलग प्लेन है। अब इस प्लेन में जो है वो OP वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ तो अल्फा एंगल बना रहा है, और यही OP वेक्टर इस प्लेन में मतलब इस वाले ट्राइंगल में OPB इसमें y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, लेट दिस एंगल इज बीटा। क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है। ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब जो इसमें कोसाइन निकालूंगा मैं, क्या निकालूंगा, कोसाइन। तो उसको मैं क्या बोलूँगा यहाँ से, कॉस अल्फा। क्या बोलूँगा, कॉस अल्फा बोलूँगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको कॉस अल्फा बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या आ गया, मैंने क्या कर लिया, लेट जो कॉस अल्फा है उसको L से डिनोट कर दिया। और ऐसे ही जो OP वेक्टर y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, तो उसको मैं क्या बोल, यहाँ से कॉस बीटा निकाल दिया, तो उस कॉस बीटा को मैं क्या बोलूँगा, M बोलूँगा। ऐसे ही z एक्सिस के साथ ये OP वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, ये मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, लेट दिस एंगल इज गामा। तो यहाँ से अगर कॉस गामा निकालूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, n के। तो मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ से डिनोट कर दिया कि L बराबर जो है वो कॉस अल्फा हो जाएगा, M बराबर कॉस बीटा हो जाएगा, N बराबर कॉस गामा हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं L किसको कह रहा हूँ, M किसको कह रहा हूँ और N किसको कह रहा हूँ। तो जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, ये क्या है, इनको मैं क्या बोलता हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस बोलता हूँ। ठीक है, क्या बोलता हूँ, डायरेक्शन कोसाइन बोलता हूँ। क्या आ गया यहाँ पर, कोसाइन आ गया, और डायरेक्शन इन एंगल्स के अकॉर्डिंगली आ जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको क्या बोलूँगा, डायरेक्शन कोसाइन बोलूँगा। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, पॉइंट वाइज एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन कोसाइंस एक्चुअल में है क्या और आए कैसे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, जैसे हम डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे थे, इसको आप इस तरीके से भी समझो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट के थ्रू आपको समझा लेता हूँ। लेट पॉइंट क्या है हमारे पास कि प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक बार x के साथ देख लेते हैं, एक बार y के साथ और एक बार z के साथ देख लेते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप यूँ देखो इसमें कि ये जो OP वेक्टर है, ये क्या है, OP जो वेक्टर है, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसका प्रोजेक्शन निकालूँ। प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ, दैट मीन्स कि क्या कर रहा हूँ, ये जो OP वेक्टर है, अगर मैं यहाँ से शेडो डालता हूँ, क्या कर मतलब यहाँ से कोई भी लाइट डाल रहा हूँ, कोई भी लाइट डाल रहा हूँ, तो OP वेक्टर की जो शेडो है वो कहाँ पे आ जाएगी, कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। मतलब एक O पॉइंट तो है, और जो ये मतलब P पॉइंट है, इसका शेडो कहाँ पे आ जाएगा, वो कहाँ पे बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, A पे बनेगा, A पॉइंट पे। एंड ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपको अच्छे से इमेजिन करना है। अब देखो क्या हो गया कि आपके पास एक ट्राइंगल आ गया OPA, एक ये ट्राइंगल आ गया। अब मैंने क्या किया था, इसका OP का प्रोजेक्शन निकाला था। OP का प्रोजेक्शन कहने का मतलब क्या है कि OP वेक्टर की जो लेंथ है वो, अब जो P पॉइंट है इसका प्रोजेक्शन किस पे है, A पे आया, तो वो लेंथ किसके इक्वल होगी, OA के इक्वल हो गई। किसके इक्वल होगी, OA के इक्वल होगी। यही हमने किस में पढ़ा, प्रोजेक्शन में पढ़ा है। तो अब जो OP वेक्टर है हमारा, वो लेंथ किसके इक्वल हो गई, x के इक्वल हो गई, x1 के इक्वल हो गई। कैसे, जो OA लेंथ है हमारी वो कितनी है, x1 है,
मुझे यहाँ तक जाने ये जो कोऑर्डिनेट्स आए वो कैसे है, मैं यहाँ से यहाँ तक ओ ए लेंथ मतलब ओ ए तक चला, वो लेंथ कितनी हुई x1 ही तो हुई, x1 लेंथ ही तो चला था यहाँ तक, तो जो ओ ए वो कितना हो गया x1 हो गया। अब देखो इन ट्राइंगल, इसकी बात करता हूँ मैं, चलो अभी इसको हटा देते हैं। अभी इन ट्राइंगल किसकी बात कर लेते हैं हम, ओ ए पी, ओ ए पी में जो x1 है हमारे डिस्टेंस। अब देखो ट्राइंगल ओ ए पी की तरफ देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा अभी मैं क्या करता हूँ थोड़ी देर के लिए, जो ओ पी वैक्टर है इसकी जो लेंथ है मैं ले लेता हूँ लेट इस लेंथ इज आर। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ओ पी वैक्टर है उसकी लेंथ क्या ले लेता हूँ, आर ले लेता हूँ। पहली बात तो ये। अब देखो ये 90 डिग्री है, तो ओ पी जो लेंथ है वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल एट ए, तो इसके अकॉर्डिंगली जो ओ पी लेंथ है विच इज़ हाइपोटेन्यूस, जिसको मैंने क्या अज्यूम किया अभी, आर अज्यूम किया है। अब इसमें देखो ये जो आर लेंथ है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जो एंगल है क्या है, अल्फा। अगर मुझे ओ ए निकालना है तो ओ ए जो लेंथ है वो कैसे निकलेगी, या ओ ए कैसे निकलेगा, कुछ इस तरीके से बोलूँगा, आर कॉस अल्फा। ओ पी वैक्टर, ओ पी लेंथ और ओ ए के बीच में जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है। तो मुझे क्या निकालना है, ओ ए निकालना है, तो वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस टाइम कॉस अल्फा। हाइपोटेन्यूस क्या है, आर है, तो उसको क्या बोलूँगा, आर कॉस अल्फा। अब ये जो आर कॉस अल्फा है वो किसके इक्वल आया, ओ ए के इक्वल आया, तो यहाँ से ओ ए क्या है, x1 है, तो x1 को मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, आर कॉस अल्फा। क्या बोल सकता हूँ, आर कॉस अल्फा बोल सकता हूँ। एक तो ये बात हो गई। ऐसे ही अब किसकी बात करता हूँ मैं, ट्राइंगल ओ पी बी की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, ओ पी बी की बात कर सकता हूँ, बात करता हूँ इन ट्राइंगल ओ बी पी, इसकी बात कर लेते हैं, राइट एंगल एट बी। इसमें भी सेम कहानी, मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये जो ओ पी वैक्टर है मैं क्या कर रहा हूँ, इस ओ पी वैक्टर पे कहाँ से वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन डालता हूँ, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन डालता हूँ, तो क्या होगा, जो ओ पी वैक्टर की लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ओ बी के इक्वल हो जाएगी। और ओ बी यहाँ पे क्या है, यही डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी कवर अप करी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कोऑर्डिनेट तक आने के लिए वाई एक्सिस पे कितनी करी, y1, तो यहाँ से लेंथ कितनी हो गई, y1 विच इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ से मैंने प्रोजेक्शन डाला, राइट एंगल कहाँ है, यहाँ पे, तो ये जो लेंथ है r, यहाँ से अगर मैं ओ बी लेंथ निकालूँ कितना हो जाएगा, r मतलब हाइपोटेन्यूस टाइम कॉस बीटा, तो हाइपोटेन्यूस क्या है, r, तो r कॉस बीटा विच इज इक्वल टू ओ बी, एंड ओ बी किसके इक्वल है, y1 के, मतलब ओ बी क्या है, y1, तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, r कॉस बीटा। अब ये कंसेप्ट आपको अगर समझ में आ गया है तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, z1 इक्वल्स टू r कॉस गामा, इस तरीके से आ जाएगा। और r क्या है यहाँ पे, OP के लेंथ। अच्छा OP वेक्टर क्या है, मतलब OP वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से, पोजीशन, मतलब सॉरी कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास x y z है, x1 y1 z1, ये क्या है मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को मुझे क्या करना है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर किस तरीके से लिख सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके आगे i j k लगा दो, तो OP वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x i कैप y j कैप z k कैप, मतलब ऐसा आ जाएगा। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, r बराबर रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ r कितना आ जाएगा, रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास इसका r का मैग्नीट्यूड। डन, OP वेक्टर बोल दो या r बोल दो, इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास ये आ जाएगा। तो अभी इसमें हमने क्या समझा कि जो x1 है वो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर, y1 इसके बराबर आ गया, और z1 किसके बराबर आ गया, r cos गामा के बराबर आ गया। इसकी ये बात हो गई किसकी, इसकी x1 y1 और z1 की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, कि एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, एल ऑफ लाइन, देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। कहने का मतलब क्या है कि एल एम और एन जो है वो क्या हमारे डायरेक्शन कोसाइन हैं। तो जब हम क्या करेंगे, एक लाइन, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, तो हम क्या करेंगे, जब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर करेंगे, मतलब इन तीनों का स्क्वायर करके उनका सम करेंगे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। देखते हैं कैसे। अब हमें पता है कि हमने जो डायरेक्शन कोसाइन है, मतलब जो एल एम एन है, वो क्या आते हैं, एल बराबर किसके इक्वल था, कॉस अल्फा के, ऐसे ही एम बराबर किसके इक्वल था, कॉस बीटा के इक्वल है, और एन बराबर किसके इक्वल है, कॉस गामा के इक्वल है। ये हम पढ़ चुके हैं। और इस फिगर में देखो, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो ये x1 डिस्टेंस है, क्या है हमारे पास, x1 डिस्टेंस जो है
वो क्या थी, वो किसके इक्वल थी, x1 बराबर क्या था हमारे पास, r cos अल्फ़ा, यही था लास्ट हमने अभी यही पढ़ा। और यहीं से ही y1 बराबर क्या था, r cos बीटा एंड z1 बराबर क्या था, r cos गामा, यही था, अभी हमने यही पढ़ा था। तो अब क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मैं cos अल्फ़ा निकाल लूँ तो cos अल्फ़ा मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x1 अपॉन आर के। cos बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, y1 अपॉन आर। cos गामा किसके इक्वल आ जाएगा, z1 अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो क्या है कि cos अल्फ़ा किसके इक्वल है, l के। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे क्या हो जाएगा कि इनका मैं स्क्वायर करूँगा। कहने का मतलब क्या है, चलो लेफ्ट हैंड साइड छोड़ो, इसको लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या करते हैं, हमें ये रिलेशन दे रखा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से क्या करते हैं, एल बराबर क्या है, कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा। ये है, यहाँ से बोल सकता हूँ कि इनके उसके 1 के इक्वल होगा। कहाँ से, यहाँ से जो मुझे रिजल्ट दे रखा है। अब देखो एक्स कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, x1 अपॉन आर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x1 अपॉन आर का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा कितना है, y1 अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, z1 अपॉन आर का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। ये हमें दे रखा है, विच इज़ इक्वल टू 1 है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, LHS और RHS दोनों इक्वल कर रहा हूँ डायरेक्टली यहीं से। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास। अब देखो r क्या है मेरे पास, OP वेक्टर की लेंथ क्या है, OP वेक्टर की लेंथ है। और जो OP वेक्टर की लेंथ है वो उसको मैं जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरीके से लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ r, या यहाँ से इस तरीके से बोल सकता हूँ कि चलो ऐसे बोल दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ r जो है हमारा किसके इक्वल था, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। तो यहाँ से r स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, x1 y1 है, तो ये x1 y1 है। तो ये जो स्क्वायर का सम है ये किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों बराबर आ गए, LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करूँ, इन तीनों के स्क्वायर का सम करूँ, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो 1 के इक्वल आएगा। ये बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जो डायरेक्शन कोसाइन है उसको अच्छे से समझ पाएँ कि डायरेक्शन कोसाइंस में जो जो टर्म्स आती है, मतलब कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा या एल एम एन, ये सब जो आता है तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्शन कोसाइन है उसको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डीपली समझ रहे हैं कि वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक अभी इतना ही।